हेलो बच्चों, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसा कि आप कमेंट में बार बार कह रहे थे कि सर सप्लाई करवा दो, तो सप्लाई पूर्ति चैप्टर में आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, ध्यान देना, सीबीएसई क्लास 11 और अदर बोर्ड्स क्लास 12 में आपके लिए चैप्टर है, तो थोड़ा सा फोकस करना। आसान चैप्टर है, और आसान क्यों है? क्योंकि आपने डिमांड पहले पढ़ा है, तो इसलिए आपको और भी आसान लगेगा ये चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सप्लाई में आपको क्या समझना है? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पूर्ति का अर्थ क्या है, मतलब सप्लाई किसे कहते हैं, क्या होता है पूर्ति। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। एक वस्तु को, एक वस्तु की कुल कितनी मात्रा जिससे उत्पादक बेचने के लिए इच्छुक और योग्य है विभिन्न संभव कीमत पे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो हम इस पेन का बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 10 रुपए की कीमत पे मैं इस पेन की, अगर कीमत अभी पेन की 10 रुपए है, तो 10 रुपए की कीमत पे मैं इसकी 50 मात्रा बेचने को तैयार हूं। अगर कीमत 15 की हो जाए, तो मैं इसकी मान लो 100 मात्रा बेचने को तैयार हूं। कीमत अगर 20 की हो जाए, तो मान लो मैं 200 मात्रा बेचने को तैयार हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, वस्तु का नाम है पेन, और ये विभिन्न संभव मात्रा है जिसे एक उत्पादक, मतलब मैं, या उत्पादक बोल दो यार, या फर्म बोल दो, ठीक है, जिसे उत्पादक या फर्म बेचने को इच्छुक और योग्य है। आओ परिभाषा पे ध्यान दो, देखो क्या है। पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से है। यहाँ पे वस्तु क्या था हमारा? पेन, और मात्रा कितनी मैं बता गया आपको, 50, 100, 200, जिसे एक फर्म, फर्म या उत्पादक मतलब बनाने वाला, जिसे एक फर्म निश्चित समय अवधि में, दिए गए समय अवधि में निश्चित कीमत पर, ये जो विभिन्न कीमत है इस पर बेचने के लिए इच्छुक और योग्य है, और या फिर बोल दो आप बेचने के लिए तैयार है। बताओ ठीक हो सब? पूर्ति क्या है पता चला? वो विभिन्न संभव मात्रा जिससे उत्पादक विभिन्न संभव कीमत पर बेचने के लिए इच्छुक और योग्य है, उसी मात्रा को आप पूर्ति का नाम देते हो। उसके अलावा देखो, इस परिभाषा में क्या क्या वर्ड्स आए, इस डेफिनेशन में क्या क्या मेन बातें आई हैं, तो ये 4 बातें आई है। पहला, वस्तु की मात्रा। दूसरा, बेचने के लिए तत्पर और इच्छुक है विभिन्न संभव कीमत पे या वस्तु की कीमत पे दी गई समय अवधि में। तो उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट कर लो, पूर्ति की परिभाषा है ये आपकी। कर लिया सबने? ध्यान दो। अब आगे आगे जो अगली चीज है वो ये कि भाई पूर्ति के प्रकार कितने होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि पूर्ति के 2 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत पूर्ति, और दूसरा बाजार पूर्ति, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। देखो यार, अभी मैंने बोला कि मैं कितना पेन बेचने को तैयार हूं, एक उत्पादक कितना बेचने को तैयार है, तो वो है व्यक्तिगत पूर्ति। और मान लो इस पेन के विक्रेता मैं भी हूं और आप भी हो, तो हम सब मिलके कितना बेचने को तैयार है इस पेन को, बाजार में कितने पेन अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो है बाजार पूर्ति। देखो सिंपल से एक बात पे ध्यान देना है, क्या लिखा है? इससे अभिप्राय वस्तु, इससे अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक व्यक्तिगत फर्म, कौन बच्चा? एक व्यक्तिगत फर्म बेचने को तैयार है, तो व्यक्तिगत पूर्ति। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे अभिप्राय एक वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक निश्चित समय अवधि में एक दी गई कीमत पर सभी फर्में, बस 2 वर्ड देख लो, एक उत्पादक कितना बेचने को तैयार है, व्यक्तिगत फर्म कितना बेचने को तैयार है, व्यक्तिगत पूर्ति, और सभी फर्में मिलकर कितना बेचने को तैयार है, बाजार पूर्ति। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। पूर्ति की परिभाषा, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। अब आगे आओ और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आओ, स्क्रीनशॉट कर लेना उसका ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आओ, वो ये कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि पूर्ति और स्टॉक में क्या फर्क है। देखो, इस पेन का मेरा बिजनेस है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मान लो अभी इस समय पे मेरे पास ऐसे 1 लाख पेन रखे हुए। ठीक है, कितना पेन है मेरे पास अभी ऐसा? 1 लाख रुपए, 1 लाख पेन है। और मान लो अभी पेन का जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 10 रुपए चल रही है, और 10 रुपए की कीमत पे मैं पेन की जो मात्रा बेचने को तैयार हूं वो 200 है। देखो बेटा, मेरे पास पेन है कितना? 1 लाख पेन अभी मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है। तो ये जो मात्रा है ये है स्टॉक। लेकिन जो अभी बाजार में कीमत चल रही है 10 रुपए की कीमत, उस पे मैं कितना बेचने को तैयार हूं? 200 मात्रा, 200 इकाई, तो ये है पूर्ति। देखो फर्क समझो, पूर्ति मतलब कितनी मात्रा उत्पादक बेचने को तैयार है,
ठीक है। और स्टॉक मतलब उत्पादक के पास निश्चित समय बिंदु पे, एक समय पे टोटल कितनी मात्रा उपलब्ध है। तो इस फर्क को आपको समझना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होती है जिससे एक उत्पादक बेचने को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहता है, जो कि कीमत में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और स्टॉक क्या है? स्टॉक एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, स्टॉक किसको दर्शाता है? एक निश्चित मात्रा को, जो एक विशेष समय बिंदु पे उत्पादक के पास कुल उपलब्ध है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो क्या, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज करो हमारा मैंगो का बिजनेस है, आम बेचने का हमारा बिजनेस है, और अभी हमारे पास टोटल 1000 किलो आम हमारे पास रखा हुआ है टोटल। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा स्टॉक है। लेकिन मान लो अभी आम के रेट 200 रुपए किलो है, और 200 रुपए किलो पे अभी हम 100 किलो बेचने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी पूर्ति है। कितना आप बेचने को तैयार हो वो पूर्ति है। कितना आपके गोडाउन में रखा है निश्चित समय बिंदु पे, इस वर्ड को भूलना नहीं है, इस वर्ड को नहीं भूलना है, समय बिंदु पे। ठीक है, ये क्या होता है? आपका स्टॉक होता है। चलो बताओ, यहां तक कुछ है किसी के पास तो बताओ। ठीक है, सबको कोई दिक्कत आए यहां तक तो कमेंट में डाल देना। मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट में आपकी जो बातें होती हैं सब मैं पढ़ रहा होता हूं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब लास्ट में मैं आपको रिवीजन वीडियो दूंगा तो उसमें उस हर बात पे काम कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए। देखिए आगे क्या है? पूर्ति के निर्धारक तत्व। व्यक्तिगत पूर्ति के निर्धारक तत्व मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। कहने का साफ मतलब, जब एक अकेला उत्पादक किसी चीज को बेचने जाएगा तो क्या क्या बातें हैं जो उसको प्रभावित करेंगी, जो उसको सोचने के लिए मजबूर करेंगी, तो उन्हीं पॉइंट्स को आप व्यक्ति के निर्धारक तत्व बोलते हो। देखो क्या क्या बातें हैं, एक एक करके समझते जाना। जब अकेला उत्पादक कुछ बेचने जाएगा तो सबसे पहले उसको क्या चीज है जो सोचने पे मजबूर होगा, वो ध्यान देना। सबसे पहला है दी गई वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। स्क्रीनशॉट कर लो, रीड आप कर लेना, समझा मैं देता हूं। आप बताओ, आप हो किसी चीज के उत्पादक, क्या होगा? अगर आप हो उत्पादक तो क्या होगा? अगर प्राइस ज्यादा है, वस्तु की कीमत ज्यादा है, तो आपको पता है कि लाभ बढ़ने की संभावना है। कीमत ज्यादा है तो हमें पता है कि हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमें ज्यादा लाभ होगा। तो इसलिए एक उत्पादक होने के नाते आप पूर्ति क्या करोगे? अधिक कर दोगे। और इसके विपरीत, अगर आप उत्पादक हो और आपको पता चला कि जो चीज आप बेच रहे हो उसकी कीमत बाजार में कम हो गई, तो अब क्या है? अगर कीमत कम हो गई तो लाभ के घटने की संभावना है, और एक उत्पादक होने के नाते अब मैं उस वस्तु की ज्यादा पूर्ति नहीं करूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, देख लो एक वस्तु की कीमत पूर्ति को कैसे प्रभावित करती है। कीमत ज्यादा है तो लाभ के बढ़ने के अवसर हैं, और इसलिए उत्पादक होने के नाते मैं ज्यादा पूर्ति करूंगा। कीमत कम है तो लाभ के घटने के अवसर हैं, और उत्पादक होने के नाते मैं कम पूर्ति करूंगा। ये मेरा पहला पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट कर लो। क्या है ये? पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक है ये। ठीक है, आगे बढ़ो, कर लो स्क्रीनशॉट पहले पॉइंट को। देखो अब क्या है दूसरा, अन्य वस्तु की कीमत। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, अन्य वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बच्चों एक बात बताओ, तुम सबको पता है संसाधन सीमित हैं, और एक उत्पादक होने के नाते आप क्या करना चाहोगे? किस वस्तु का उत्पादन करना चाहोगे जिसमें लाभ ज्यादा है? अब आप खुद सोचो, जिस चीज का व्यापार आप कर रहे हो उस चीज की कीमत उतने की उतनी है, और दूसरे वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ रही है, तो अब लाभ इस चीज के व्यापार को करने में है जो आप कर रहे थे, या दूसरी वस्तु के? आंसर दो, सोचो बताओ। अब लाभ आपके वाली वस्तु में नहीं है, अब लाभ उस दूसरी वस्तु में है, तो आप क्या करोगे? जैसे ही दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ी तो लाभ उसको बेचने में है, तो आप अपने सारे संसाधन उस वस्तु में लगा दोगे। नतीजा, दी गई वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, ध्यान देना। सपोज करो आपकी चाय की दुकान है, ठीक है, आपका नाम है मिस्टर एक्स, आपकी चाय की दुकान है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर वाई, उसकी कॉफी की दुकान है। ठीक है, आपने देखा कि लगातार बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ रही है, तो लाभ लाभ अब आपको किस में नजर आ रहा है? आप मिस्टर एक्स हो, आपको लाभ अब किस में नजर आ रहा है? चाय बेचने में या कॉफी बेचने में? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉफी की कीमत बाजार में लगातार बढ़ रही है, तो मतलब कॉफी अधिक लाभकारी है। आप क्या करोगे? आप अपने चाय की दुकान का नाम बदल के क्या रख दोगे?
भैया अब आप क्या बेचना शुरू कर दोगे, अब आप कॉफी बेचना शुरू कर दोगे। नतीजा चाय की पूर्ति बाजार में क्या हो गई, कम। समझ गए मेरी बात। अगर संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ी तो अब लाभ उस दूसरी वस्तु में है, तो दी गई वस्तु की पूर्ति हम कम कर देंगे। और इसका विपरीत, अगर मान लो संबंधित वस्तु सस्ती हो गई तो अब लाभ आपके वाली वस्तु में है, तो आप तो इस चीज का व्यापार करोगे ही करोगे, साथ में दूसरे व्यापारी भी आ जाएंगे, दूसरे उत्पादक भी आ जाएंगे और दी गई वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, आओ ध्यान दो, इसको पढ़ भी लेते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, अन्य वस्तु की कीमत। लिखा है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, हमें पता है संसाधन के वैकल्पिक उपयोग हैं। ठीक है, जब एक वस्तु की पूर्ति की मात्रा केवल इसकी कीमत पर निर्भर नहीं करती बल्कि अन्य वस्तुओं को कोशों पर भी निर्भर करती है, उसकी मात्रा पर भी निर्भर करती है। अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि उन्हें दी गई वस्तु की तुलना में अधिक लाभप्रद बना देते हैं। अगर अन्य वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वो ज्यादा लाभकारी हो गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप फर्म अपने सीमित संसाधनों को दी गई वस्तु के उत्पादन से हटाकर अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगा देते हैं। नतीजा दी गई वस्तु की पूर्ति कम और अन्य वस्तु की पूर्ति ज्यादा। ठीक है, तो दो बातें आपने समझ ली है, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। दो बातें, एक वस्तु की खुद की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है और दूसरा अन्य वस्तु की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या है, तीसरा पॉइंट है आपके पास उत्पादन के संसाधन, मतलब आगतों की कीमत। आगत क्या किसे कहते हैं, आगत कहते हैं इनपुट, कच्चा माल। आप बताओ जो वस्तु आप बना रहे हो उस वस्तु को बनाने में जो कच्चा माल लगता है, अगर वो कच्चा माल सस्ता हो गया तो बनाने की लागत कम हो गई या ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो बनाने की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज करो मेरे पास ये है, ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्लास्टिक आता है, मान लो प्लास्टिक के रेट कम हो गए तो आगत सस्ता हो गया, तो मतलब अब मेरा ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पे बनेगा। और अगर मेरा ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पे बनेगा तो मुझे बेच के मार्जिन क्या मिलने वाला है, मार्जिन लाभ ज्यादा मिलने वाला है। नतीजा क्या होगा, नतीजा लाभ ज्यादा मिलेगा तो मैं इस वस्तु की पूर्ति क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। और इसके विपरीत, विपरीत वाली बात आप खुद ही समझो। आप बताओ इसको बनाने के लिए जो प्लास्टिक आता है अगर उसका रेट बढ़ गया तो इसको बनाने की लागत भी बढ़ गई, बनाने की लागत बढ़ गई तो मेरा लाभ कम हो गया और अब मैं इस वस्तु की पूर्ति क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है। आओ एक बारी पढ़ भी लो, देखो क्या लिखा है। उत्पादन के संसाधनों को भुगतान की जाने वाली राशि या आगतों की कीमत बढ़ जाती है तब उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। समझ गए, अगर आगत की कीमत बढ़ गई, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई तो लागत बढ़ गई, इससे लाभ गिर जाता है। परिणाम स्वरूप विक्रेता वस्तु की आपूर्ति को घटा देता है, मतलब कि वो पूर्ति को कम करता है। और दूसरी तरफ इसका विपरीत। बताइए, ठीक है, आप सब स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए इसको। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। 4th पॉइंट पे ध्यान दो, देखो क्या है पॉइंट 4। चौथा है आपके पास तकनीक की स्थिति। तकनीक का मतलब आप सब समझते हो, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, बनाने का तरीका। आप बताओ तकनीक दो तरीकों की हो सकती है, मॉडर्न एंड आउटडेटेड, नई तकनीक, पुरानी तकनीक। आप बताओ अगर आप उत्पादन करने की नई तकनीक ले आए तो क्या होगा। अगर उत्पादन की नई तकनीक आ गई तो उत्पादन की गति बढ़ जाएगी। अगर उत्पादन की गति बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जब तेज बनता है कोई प्रोडक्ट तो सस्ता बनता है। नई टेक्नोलॉजी मतलब उत्पादन की गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, सस्ता बनेगा तो बेच के लाभ ज्यादा होगा, हम पूर्ति ज्यादा करेंगे। और इसके विपरीत देखो क्या लिखा है, तकनीक में परिवर्तन एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। बढ़िया और उन्नत किस्म की तकनीक, अगर आप बढ़िया तकनीक लेके आते हो, उत्पादन की लागत को कम कर देती है, जो कि लाभ को बढ़ाने में मदद करती है। सिंपल सी बात है, और इसलिए विक्रेता पूर्ति को बढ़ा देता है। और इसका उल्टा कि अगर तकनीक आप घटिया ले आए तो क्या होगा, उत्पादन की लागत घट जाएगी, सॉरी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ जाएगी तो आपका लाभ कम हो जाएगा और आप पूर्ति को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है सबको, आओ 5वें पॉइंट पे आओ, स्क्रीनशॉट कर लो। चौथा पॉइंट क्लास, 5वें पॉइंट पे आओ। देखो 5वां पॉइंट क्या है, सरकार की नीति। बहुत सिंपल सी बात, सरकार की नीति किस चीज से रिलेटेड नीति, सरकार टैक्स की नीति बनाती है ना, सरकार कर की नीति बनाती है।
आप बताओ, अगर सरकार ने कर बढ़ा दी, सरकार ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी लागत क्या हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो। कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, लाभ क्या होगा आपका, लाभ घट जाएगा। आप बताओ, अगर लाभ घट गया तो इस चीज के बिजनेस को करके क्या फायदा, एक उत्पादक होने के नाते मैं पूर्ति कम कर दूंगा। ठीक है, इसके विपरीत आप सोचो, अगर सरकार ने कर घटा दिया, मतलब टैक्स को कम कर दिया, कर में छूट दे दी सरकार ने, तो अब लागत क्या होगा, अब लागत घटेगी, क्योंकि हमसे सरकार कम टैक्स ले रही है तो हमें बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका नतीजा ये कि लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा, और ज्यादा लाभ को देखकर हम उत्पादन ज्यादा करेंगे, पूर्ति ज्यादा करेंगे। तो सरकार की कर नीति भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लास छठे पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, कर लो इसको स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है आपके लिए, फर्म का उद्देश्य। छठी बात, सिक्स पॉइंट जो उत्पादक की पूर्ति को प्रभावित करता है वो है फर्म का उद्देश्य। बच्चों, आज के टाइम पे दो उद्देश्य वाली फर्म होती है, दो गोल, दो तरीकों की गोल वाली फर्म होती है। एक वो फर्म मतलब बेटा उत्पादक, ठीक है। तो एक वो उत्पादक जिसका एक ही उद्देश्य है लाभ कमाना। तो अगर कोई ऐसा उत्पादक है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है, तो वो अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति करेगा, हाई प्राइस पर ही हाई सप्लाई करेगा। लेकिन अगर कोई उत्पादक ऐसा है जिसका प्रमुख उद्देश्य आते ही लाभ कमाना नहीं है, आते ही वो तुरंत प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, वो पता है क्या सोच रहा है, एक बार बाजार पे मेरी पकड़ बन जाए, मैं मार्केट को कवर कर लूं, उसके बाद प्रॉफिट तो हो ही जाना है। समझ गए मेरी बात। तो अगर उत्पादक की सोच, फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वो ज्यादा कीमत पर ही ज्यादा पूर्ति करेगा। और अगर उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बाजार पे अपनी पकड़ बनाना है, मार्केट कवर करना है, तो ऐसे उत्पादक कम कीमत पर भी पूर्ति करने को तैयार होते हैं। ये छठा पॉइंट है आपका, फर्म का उद्देश्य। देखो, एक वस्तु की पूर्ति केवल ऊंची कीमत पर ही बढ़ती है ना, अगर लाभ कमाना उद्देश्य है, क्योंकि इससे लाभ अधिक मिलता है, सही बात है। परंतु कुछ फर्म उन कीमतों पर भी अधिक पूर्ति करने को इच्छुक होती है जिससे उनका लाभ अधिकतम नहीं होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, अभी लाभ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, बाद में लाभ कमा लेंगे, पहले बाजार पकड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये छठा पॉइंट था बच्चों। अब आओ, 6 पॉइंट आपने पढ़े व्यक्तिगत पूर्ति में, नाम बताएगा कोई मुझे। पहला पॉइंट वस्तु की कीमत, दूसरा पॉइंट बोलो संबंधित वस्तु की कीमत, तीसरा आगत की कीमत, आगत मतलब कच्चे माल की कीमत, अगला चौथा पॉइंट टेक्नोलॉजी है ना, तकनीक, अगला पॉइंट सरकार की कर नीति, और आखिरी पॉइंट फर्म का उद्देश्य। ये 6 बातें हैं जो व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं बाजार पूर्ति। बच्चों, बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाली वो 6 बातें तो है ही, वो 6 पॉइंट है, और प्लस में 3 नई बातें और, 3 बातें और यहां पे जुड़ जाएंगी, नोटिस करना। सबसे पहला, उन 6 के अलावा पहला पॉइंट मार्केट वाले में क्या है, बाजार में फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। आप बताओ, किसी चीज को बेचने वाले अगर कम लोग हैं तो उस चीज की बाजार में पूर्ति, सप्लाई कम होगी, मार्केट सप्लाई कम होगी। और अगर बेचने वाले नंबर ऑफ फर्म बहुत ज्यादा है, उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार में पूर्ति उस चीज की क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो आप जिस एरिया में रहते हो उसमें एक ही स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी के सामान की सप्लाई मार्केट में कम है, मतलब आसानी से आपको चीजें नहीं मिलती है। लेकिन मान लो 10 स्टेशनरी की दुकान है, तो अब स्टेशनरी का सामान आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बाजार में स्टेशनरी प्रोडक्ट की सप्लाई आपके एरिया में बढ़ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है, बाजार में फर्मों की संख्या। ठीक है, दूसरा, कीमत के संबंध में भावी प्रत्याशा, मतलब कि कीमत को लेके भविष्य में आपको क्या उम्मीद है। एक उत्पादक को अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, तो वो कहता है मैं अभी क्यों बेचूं, लाभ कहां है, लाभ भविष्य में है, फ्यूचर में है, मैं अभी सप्लाई नहीं करूंगा, मैं अभी स्टॉक बना लेता हूं और फ्यूचर में बेचूंगा, फ्यूचर में सप्लाई करूंगा, तो प्रेजेंट में बाजार में पूर्ति कम हो जाएगी। अगर उत्पादक को उम्मीद है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, तो अभी बाजार में पूर्ति कम, और अगर उत्पादक को उम्मीद है कि भविष्य में कीमत घटने वाली है, तो अभी वो फटाफट बेच के अपना सारा स्टॉक खत्म करना चाहेगा, बाजार पूर्ति बढ़ जाएगी। आओ देखो क्या है,
यदि विक्रेता को निकट भविष्य में कीमत में वृद्धि की आशा करता है, मतलब उसे लग रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ सकती है, तब वर्तमान बाजार पूर्ति कम हो जाएगी, तो अभी वो पूर्ति कम करेगा। और यदि विक्रेता को भय है कि भविष्य में कीमत गिर जाएगी, तो अभी वो पूर्ति करके फटाफट स्टॉक को खत्म करेगा। बताओ बच्चों, ठीक चल रहा है सबका? कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट डालो। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यातायात और संचार। तुम बताओ यार, यातायात और संचार बताओ भाई। जो मेरा होम टाउन है ना, जहां पे मेरा गांव है, जहां पे मैं रहता हूं, बिहार का एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं हूं, तो वहां पे अभी भी यातायात के संसाधन अच्छे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स अच्छे नहीं है, तो वहां पे चीजों की पूर्ति कम है, क्योंकि पूर्ति तो तब होगी ना जब माल वहां पहुंचेगा। तो यातायात के संसाधन अच्छे नहीं है तो बाजार पूर्ति कम है। अच्छा, जिस तरीके से अभी अभी हम लोग शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों में यातायात की पूर्ति क्या है, अच्छी है, तो यहाँ पे हर चीज की सप्लाई आसानी से आ जाती है, बात खत्म। यातायात के संसाधन अच्छे तो बाजार पूर्ति अच्छी, ज्यादा हाई, और यातायात के संसाधन खराब तो बाजार पूर्ति लो। देखो पढ़ लो इस वाले पॉइंट को भी। आधारिक संरचना के विकास जैसे यातायात और संचार के संसाधनों में सुधार वस्तु की पर्याप्त पूर्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं, मतलब पूर्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है सबको, यहां तक ये सारी बातें ठीक है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ा है अभी तक आपने? पूर्ति की परिभाषा, व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है, व्यक्तिगत पूर्ति को निर्धारित करने वाली 6 बातें, और फिर बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाली 6 प्लस में 3 नई बातें। ठीक है, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब टॉपिक है आपके पास पूर्ति फलन। आपको समझना चाहिए कि पूर्ति फलन क्या है। प्रैक्टिकली बोलूं, कुछ भी नहीं है, एक संबंध है, फलनात्मक संबंध। आपको पता है पूर्ति क्या है, और आपको पता है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कितने हैं। व्यक्तिगत में 6, बाजार में 6 × 3 9। ठीक है, तो जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व में कोई भी परिवर्तन आएगा, तो उसकी वजह से किसमें परिवर्तन आएगा, किसमें चेंज आएगा, पूर्ति में। एग्जाम्पल मानो टैक्स रेट कम हो गया तो इसका असर पड़ेगा ना सप्लाई पे। मान लो आगत की कीमत, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई तो पूर्ति पे असर पड़ेगा। मान लो यातायात संसाधन अच्छे हो गए तो पूर्ति पे असर पड़ेगा। और जब आप इन दोनों के बीच के संबंध को देखोगे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है उनमें परिवर्तन के कारण पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं दोनों के संबंध को हम नाम किस चीज का देते हैं बच्चों? पूर्ति फलन का, सप्लाई फंक्शन। देखो क्या लिखा है, जब पूर्ति के सभी निर्धारकों को एक साथ फलनात्मक संबंध के रूप में रखा जाए तो इसे पूर्ति फलन कहते हैं। मतलब जब ये देखा जाए कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, अगर उसमें परिवर्तन आया तो पूर्ति पे क्या असर पड़ेगा, इसी संबंध को आप, इसी रिलेशन को आप क्या कहते हो? सप्लाई फंक्शन, मतलब पूर्ति फलन। 2 तरीकों का हो सकता है, एक हो सकता है व्यक्तिगत पूर्ति फलन और दूसरा बाजार पूर्ति फलन। देखो यहां पे देखो, ये क्या है? ये है व्यक्तिगत पूर्ति फलन। ये क्या बता रहे हैं? एस क्या है यहाँ पे? पूर्ति। एफ क्या है यहाँ पे? फलनात्मक संबंध। और ये क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाली 6 बातें। पी एक्स, वस्तु एक्स की कीमत, पीओ, अन्य वस्तु की कीमत, पीटी, उत्पादन के संसाधनों की कीमत, टेक्नोलॉजी, फर्म का उद्देश्य, और कर नीति। और जब ये बदलेंगे तो इनकी वजह से किस पे असर पड़ेगा? पूर्ति पे। और इसी के संबंध को, इस संबंध को, इस फलनात्मक संबंध को हम क्या नाम देते हैं? पूर्ति फलन। जब भी आप पूर्ति फलन लिखोगे तो आपको ध्यान देना है कि ये ऐसे, ये एफ जरूर बनाना है। ये एफ इन दोनों के बीच, पूर्ति और ये प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को बताता है। तो ये है व्यक्तिगत पूर्ति फलन। और सेम ऐसे बाजार, बाजार में क्या होगा? 6 के अलावा 3 और पॉइंट जुड़ जाएंगे। ये देखो, ये है बाजार पूर्ति फलन, ये है पूर्ति, ये है फलनात्मक संबंध, और ये है आपके पास 6 पॉइंट व्यक्तिगत वाले प्लस में 3 पॉइंट मार्केट वाले। ठीक है, तो टोटल 9 पॉइंट। तो ये है बाजार पूर्ति फलन। तो अगर कोई कहता है पूर्ति फलन क्या है, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, तो आप बताओ ना। इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके? तो सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को हम पूर्ति फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आपके पास है पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका वो तालिका है जो कीमत और पूर्ति के संबंध को बताएगी। और पूर्ति तालिका देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परिभाषा लिखी हुई भी है हमारे पास, पढ़ लेते एक बारी। क्या लिखा है हमारे पास?
पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची एक दी गई समय अवधि में विभिन्न कीमत के स्तर पर एक वस्तु की पूर्ति की जाने वाली विभिन्न मात्रा को दर्शाने वाली तालिका है। मतलब वो तालिका जो कीमत और पूर्ति के संबंध को बताएगी उसे पूर्ति तालिका कहेंगे या पूर्ति अनुसूची कहेंगे। और यह अनुसूची दो तरीकों की हो सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि पूर्ति के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत और बाजार। देखो यहाँ पे ये है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। तो ये रहा भैया आपकी तालिका। ये देखो क्या बता रही है तालिका कि इस कीमत पे इतनी इतनी पूर्ति होगी। 1 रुपए की कीमत पे 5 की पूर्ति, 2 की कीमत पे 10 की, 3 पे 15 की, 4 पे 20 की, 5 पे 25 की। तो इसी तालिका को हम क्या नाम दे देंगे? पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका। ठीक है। और एक के लिए बनाया आपने, एक उत्पादक के लिए, तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। और 2 या 2 से ज्यादा के लिए बनाओगे तो बाजार। मैं आपको बाजार वाला भी दिखा देता हूं। देखो ये देखो यहाँ पे हमने 2 के लिए बनाया, 2 उत्पादक के लिए। यहाँ पे एक उत्पादक है ए और एक है बी, दोनों की पूर्ति हमने लिख दी विभिन्न संभव कीमत पे, दोनों को जोड़ के लिख दिया। तो ये जो बना है ये है बाजार पूर्ति। ठीक है सबको? क्या है पूर्ति अनुसूची? तालिका जो कीमत और पूर्ति की गई मात्रा के बीच के संबंध को बताएगा। 2 तरीकों का होता है, व्यक्तिगत और बाजार। एक उत्पादक के लिए बनाओगे तो व्यक्तिगत, और 2 या उससे ज्यादा के लिए बनाओगे तो बाजार पूर्ति अनुसूची। चलिए अब है पहले आप पूर्ति वक्र देख लो, फिर एक टॉपिक और है वो बताता हूं। पहले पूर्ति वक्र देख लो बच्चों। पूर्ति वक्र क्या होता है, ध्यान देना। पूर्ति वक्र क्या है? पूर्ति वक्र से अभिप्राय पूर्ति की तालिका का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। बस आप इतना ध्यान रखो, जो पूर्ति की तालिका थी अगर उसका ग्राफ बना दिया जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो पूर्ति वक्र है। अब आप बताओ तालिका के प्रकार कितने थे? 2। तो ग्राफ भी 2 तरीकों का बन सकता है, एक बनेगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक बनेगा बाजार पूर्ति वक्र। पहले व्यक्तिगत पूर्ति वक्र देखो आप, ये देखो ये है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। यहाँ पे किसके लिए बनाया आपने? एक उत्पादक के लिए। एक्स एक्सिस पे आपको लेना है पूर्ति की मात्रा की, कितनी मात्रा है भाई? हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25। और वाई एक्सिस पे लेना है वस्तु की कीमत, हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। देखो जरा, 1 रुपए की कीमत पे 5 की पूर्ति, 2 रुपए की कीमत पे 10 की पूर्ति, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। और ये जितने पॉइंट बने इन सारे पॉइंट्स को जैसे ही हमने मिलाया तो हमें हमारा पूर्ति वक्र, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, ये हमें मिल गया। ठीक है। और अगर आपने एक उत्पादक के लिए बनाया तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, खा रहे हो ना तुम फिर से अकेले अकेले, है ना? और अगर एक से, देख लो भैया आपके रोशन भैया अकेले अकेले खाने पीने में ध्यान देते हैं और हम अध्यापकों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, ये कंप्लेन है। आप रोशन भैया की वीडियो पे कमेंट करके बोलो कि प्रशांत सर को भी चने खिलाओ, ताकि मेरा भी दिमाग बढ़े। बच्चों वो हम बिहारी इन्हीं सारी चीजों में भरोसा रखते हैं। ठीक है। तो आपको भी खाना है तो बताना। पहले मैं आपको पढ़ा लेता हूँ फिर खाऊंगा। रोशन रख तू अभी से, पहले पढ़ा लू फिर खाएंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है सबको? देखो मैं पूरे मन से पढ़ाता हूँ, खो जाता हूँ पढ़ाते हुए। ठीक है। चने की तरफ मैंने बिल्कुल नजर नहीं डाली, है ना? देखा ना तुमने? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ये था आपका क्या? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब है आपके पास बाजार पूर्ति वक्र। अरे यार क्या करूंगा मैं, कुछ खास नहीं होने वाला यहाँ। बाजार पूर्ति वक्र में कुछ खास नहीं होने वाला। क्या है? बाजार पूर्ति अनुसूची का ग्राफ है। ये देखो ना यार, देखो बच्चों, ये था उत्पादक ए का पूर्ति वक्र। ठीक है। ये था उत्पादक बी का पूर्ति वक्र, और जब दोनों जुड़े तो ए और बी का मिला के बन गया ए प्लस बी। तो ये जो बना ये है बाजार पूर्ति वक्र। बस एक बात याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, बाजार पूर्ति वक्र अधिक चपटा होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में। याद रखना, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में बाजार पूर्ति वक्र जो है अधिक चपटा होगा। देखो लिखा भी है। ठीक है। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। देखो बेटा, कोई ग्राफ ऐसा है तो ये कम चपटा है, इसे खड़ा कहते हैं, खड़ा वक्र। और कोई ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है तो ये अधिक चपटा है। तो बाजार पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में अधिक चपटा होता है। और अगर कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि बाजार पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन होता है वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र से अधिक होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है बच्चों, हाँ एक टॉपिक में, अच्छा पहले इसको देख लो।
मैंने अभी अभी आपको बोला कि बाजार पूर्ति वक्र जो है वो अधिक चपटा होगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में, और कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाजार पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन होता है वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र से ज्यादा होता है। ठीक है सबको? चलो, इसके अलावा एक टॉपिक में पीछे छोड़ के आया हूं, चलो पहले आपको वो दिखा दूं मैं। इस पे ध्यान दो बच्चों, टॉपिक है आपका एक छोटा सा 1 मार्कर टॉपिक है, पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। देखो बहुत सीधी बात बोलूंगा, अगर परिवर्तन की वजह है कीमत, वस्तु की खुद की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो उस वजह से अगर वस्तु में परिवर्तन आ रहा है, पूर्ति में परिवर्तन आ रहा है, तो उसे कहते हैं पूर्ति में परिवर्तन। और अगर कीमत परिवर्तन के पीछे का कारण वस्तु की खुद की कीमत के अलावा कोई अन्य कारण है, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पूर्ति की मात्रा में। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, मैं करेक्ट करता हूं इसको। अगर कीमत की वजह से परिवर्तन आ रहा है तो वो है मात्रा में परिवर्तन। अगर परिवर्तन के पीछे का कारण वस्तु की खुद की कीमत है तो उसे कहते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और परिवर्तन के कारण के पीछा जो भी है, मतलब कि परिवर्तन के पीछे जो कारण है वो कीमत नहीं है, अन्य कारक है, तो अब आप क्या बोलोगे? इसको पूर्ति में परिवर्तन। समझ में आया सबको? अगर परिवर्तन खुद की कीमत की वजह से हो रहा है तो मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और परिवर्तन अगर अन्य कारकों की वजह से हो रहा है, कीमत के अलावा जो 8 बातें और बच गई, तो फिर उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। आओ पढ़ते हैं। देखो क्या है, पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न मात्रा से होता है जिसे एक उत्पादक विभिन्न कीमत के स्तर पर बेचने के लिए तत्पर है ना? उदाहरण के लिए 1 रुपए पे कितना वो बेचने को तैयार है। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? पूर्ति की मात्रा। देखो पूर्ति समझ गए ना? पूर्ति क्या है? जिसे वो विभिन्न संभव कीमत पर बेचने को तैयार है। और पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय पूर्ति तालिका में एक निश्चित कीमत पर पूर्ति की जाने वाली निश्चित मात्रा से है। एक निश्चित कीमत पे वो कितनी निश्चित मात्रा बेचने को तैयार है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 10 रुपए पे मैं कितना बेचने को तैयार हूं? मान लो 20 इकाई, तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ति की मात्रा हो गई। ठीक है? और ये क्यों होगा? सिर्फ कीमत में परिवर्तन की वजह से होगा। और विभिन्न संभव कीमत पे, अलग अलग कीमतों पे मैं कितनी अलग अलग मात्रा बेचने को तैयार हूं, वो क्या है? वो पूर्ति। समझ गए मेरी बात? तो इस टॉपिक को भी देख लेना आप। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका पूर्ति वक्र का ढलान। पहले आप ये देख लो, पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है बच्चों? बहुत सीधी बात, पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है आपको पता है? कीमत और पूर्ति के बीच संबंध कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब कीमत के बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, कीमत के कम होने से वस्तु की पूर्ति कम होती है। दोनों में धनात्मक संबंध है और इसलिए पूर्ति वक्र हमेशा अपवर्ड स्लोप, धनात्मक ढलान का बनता है। और इसको दर्शाते कैसे हैं बेटा? मैं आपको साफ बोलूं, किसी भी वक्र का कभी भी ढलान निकालना हो ना, जैसे आपने पूर्ति वक्र बनाया तो आप यहाँ पे क्या रखते हो? कीमत। यहाँ पे क्या रखते हो? पूर्ति की मात्रा, राइट ना? तो किसी भी वक्र का ढलान अगर कभी भी निकालना है तो वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे जो भी है उसका परिवर्तन बटे में एक्स एक्सिस पे जो भी है उसका परिवर्तन, दोनों का अनुपात निकालते ही किसी भी वक्र का ढलान निकल जाता है। तो वाई पे क्या है? कीमत, तो आपको ऊपर रखना है कीमत में परिवर्तन। एक्स पे क्या है? मात्रा, तो नीचे रखना है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और इन्हीं दोनों के अनुपात को, मतलब डेल्टा पी मतलब कीमत में परिवर्तन बटे में डेल्टा क्यू मतलब मात्रा में परिवर्तन, इन्हीं दोनों के अनुपात को पूर्ति वक्र का ढलान कहते हैं। और सबको पता है कि पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है? धनात्मक, क्योंकि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। उम्मीद करता हूं ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। 1 मार्कर क्वेश्चन है कि पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है? धनात्मक होता है। और उसको दर्शाते किससे हैं? डेल्टा पी बटे डेल्टा क्यू से। ठीक है सबको? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है पूर्ति का नियम। सच बोलूं, पूर्ति के नियम में पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया इसको, हमें पहले ही पता चल चुका है कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन ऐसा होगा तब जब अन्य बातें मतलब टोटल 9 पॉइंट थे ना बच्चों, व्यक्तिगत में 6, बाजार में 3, टोटल 9 पॉइंट। पहला पॉइंट कीमत है, कीमत में परिवर्तन से जब पूर्ति में परिवर्तन आएगा वो धनात्मक होगा, और उस टाइम अन्य बातें क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। और बस इसी बात को हम पूर्ति का नियम कहते हैं। देखो क्या लिखा है पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति की जाने वाली मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष मतलब
पॉजिटिव रिलेशन को बताता है, जबकि अन्य कारक स्थिर रहने चाहिए, अन्य कारकों में, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। क्या लिखा होगा मान्यताओं में? अन्य बातों को स्थिर बोलेंगे हम। क्या है अन्य बातें? अन्य वस्तु की कीमत, तकनीक स्थिर, कर की नीति में कोई परिवर्तन नहीं, आगतों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं, नई फर्में ना आए, यातायात के संसाधन ना बदले। यही बातें यहाँ पे लिखी है। देखो क्या लिखा है, अन्य वस्तु की कीमत स्थिर मानो, तकनीक को स्थिर मानो, आगतों की कीमत को स्थिर मानो, कर की नीति को स्थिर मानो, और उसके अलावा भविष्य में कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना ना हो। कहने का साफ मतलब ये कि पूर्ति का नियम तभी काम करता है जब बस वस्तु की कीमत बदले और अन्य बातें बिल्कुल चुप रहे। जो और 8 पॉइंट हैं, व्यक्तिगत में 6 थे, मार्केट में 3 थे, पहले वाला पॉइंट हटा लो वस्तु की कीमत, उसके अलावा जो 8 पॉइंट है, 5 जमा 3 8, ये सारी बातें चुप रहनी चाहिए। इसी को हम अन्य बातों का स्थिर रहना कहते हैं। ठीक है, चलो देख लिया पूर्ति का नियम। कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध? धनात्मक। लेकिन कब? जब अन्य बातें क्या हो? जब अन्य बातें स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। चलो जी, पूर्ति के नियम की तालिका और वक्र देखिए। आपको पहले ही पता है कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति क्या करेगी? कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पूर्ति भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वक्र भी देख ले बेटा, यहाँ पे आपने डाला कीमत, यहाँ पे आपने डाला पूर्ति की मात्रा, और आप देखो 1 रुपए पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। तो ये पूर्ति के नियम का वक्र है, लॉ ऑफ सप्लाई का ये ग्राफ है जो बता रहा है कि कीमत और पूर्ति में संबंध धनात्मक है। चले बढ़े, कर लो स्क्रीनशॉट। रोशन बाबू सही चल रहे हैं ना? चलिए, पूर्ति के नियम के कारण क्या क्या है? अरे यार ऐसा क्यों होता है भाई? जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? पहला, लाभ का उद्देश्य। बिल्कुल सही, कीमत बढ़ेगी तो लाभ के बढ़ने की संभावना ज्यादा है और इसलिए उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देगा। कीमत घटेगी तो अब उसे लग रहा है यार सस्ता बेच के तो लाभ होगा नहीं मेरा, तो इसलिए वो इस वस्तु की पूर्ति को कम कर देगा। पहला पॉइंट, लाभ का उद्देश्य। दूसरा, फर्मों की संख्या में परिवर्तन। जैसे ही किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो उसको बनाने वाले फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पे मास्क के रेट बढ़ गए थे, याद आया आपको? मास्क महंगा मिलने लगा था, है ना? तो जब मास्क महंगा मिलने लगा तो बहुत सारी कंपनी जो टी शर्ट्स बनाती थी, वो सारी कंपनी ने टी शर्ट बनाना छोड़ दिया और सब क्या बनाने आ गए? मास्क, है ना? क्योंकि मास्क जैसे ही कीमत बढ़ती है तो सबको लगता है अरे इस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा लाभ है, चलो हम भी इसी का व्यापार करें, और नंबर ऑफ फर्म क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और इसलिए वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। तो कीमत के बढ़ते ही फर्मों की संख्या बढ़ेगी, कीमत के कम होने से फर्मों की संख्या कम हो जाएगी। समझ गए? तो पूर्ति के नियम के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है, पहला लाभ, दूसरा फर्मों की संख्या में परिवर्तन। तीसरा स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लो। तीसरा देखो क्या है? स्टॉक में परिवर्तन। यार अगर मैं उत्पादक हूं, ठीक है, मैं अगर किसी वस्तु का उत्पादक हूं और मुझे लगता है कि कीमत अभी बढ़ गई कीमत, अगर कीमत अभी बढ़ गई तो मैं क्या करूं? तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों की पूर्ति करूंगा और स्टॉक में कम रखूंगा। जितना बनाऊंगा सब दुकान में रखूंगा, बेचूंगा फटाफट, स्टॉक कम। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि यार अभी तो कीमत घट गई तो लाभ नहीं होने वाला है, तो मैं बना के माल स्टॉक में ज्यादा रखूंगा और पूर्ति कम करूंगा। समझ गए मेरी बात? देखो क्या लिखा है, स्टॉक में परिवर्तन। कीमत बढ़ा तो उत्पादक क्या करेगा? अभी स्टॉक में कम रखेगा, पूर्ति ज्यादा करेगा। और कीमत कम हो गया तो उत्पादक क्या करेगा? स्टॉक में ज्यादा रखेगा, पूर्ति कम करेगा। देखो क्या लिखा है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो विक्रेता अपने स्टॉक से वस्तु को अधिक पूर्ति करने के लिए तैयार होता है। मतलब कीमत के बढ़ते ही स्टॉक में कम और दुकान में ज्यादा, मतलब पूर्ति ज्यादा। ठीक है, और अगर कीमत कम हो जाती है तो क्या करेंगे हम? बताओ आप, अगर कीमत कम हो गई तो क्या करें? दुकान में ना रख के स्टॉक में रखेंगे कि भाई जब कल को महंगा होगा तब बेचेंगे। तो ये पूर्ति के नियम के कारण थे। अगले टॉपिक पे चलो बच्चों। अगला टॉपिक है पूर्ति के नियम का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है? अरे बेटा, जो पूर्ति का नियम मैं सिखा रहा था ना, अगर कोई बच्चा अभी फोन से निकल के मेरे पास आए और आके प्रूव कर दे कि देखो भैया, देखो सर, आपने जो लॉ बताया वो गलत है, तो बस जहां पे लॉ गलत हो जाए उसी को पूर्ति के नियम का अपवाद कहते हैं। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, प्राइस घटेगा
तो पूर्ति घटेगी, यही होता है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो, कभी ये बात झूठी प्रूव हो जाए और कभी ऐसा हो जाए कि प्राइस के बढ़ने से पूर्ति कम और प्राइस के कम होने से पूर्ति ज्यादा, तो इसी बात को हम कहते हैं देखो देखो पूर्ति का नियम फेल हो गया और क्या हो गया, पूर्ति के नियम का अपवाद हो गया। ठीक है, साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है, जब क्या लिखा है, पूर्ति और कीमत के बीच धनात्मक संबंध सत्य नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कीमत और पूर्ति के बीच जो धनात्मक संबंध है वो सत्य ना हो, वो गलत प्रूव हो जाए, तो हम कहेंगे अपवाद हो गया। याद रखो बच्चों, पूर्ति के नियम का अगर अपवाद होगा, कभी अगर होगा, तो जो इधर प्राइस ले रहे हो ना, इधर आप ले रहे हो प्राइस और इधर ले रहे हो आप सप्लाई, यही हो रहा है ना पूर्ति, तो क्या होगा बेटा, पूर्ति वक्र ऐसे बनता है ना, पॉजिटिव स्लोप, उस केस में पूर्ति वक्र ऐसा बन जाएगा, मांग वक्र जैसा, क्योंकि संबंध अब क्या हो गया है, प्राइस और सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन हो जाता है अपवाद में, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, कुछ ऐसी बातें बता दो जहां पे आप हमें दिखा दो कि देखो नियम फेल हो रहे। बेटा देखो इधर, पहला फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भावी प्रत्याशा। अगर आपको लगता है कि जो आप आज बेच रहे हो, मान लो कोई चीज थी जो आप बेच रहे थे, वो 10 रुपए से 15 की हो गई है ना, तो पूर्ति बढ़नी चाहिए क्योंकि कीमत बढ़ गई, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में 50 रुपए की हो जाएगी, तो क्या करोगे आप, 10 रुपए की चीज बढ़ के 15 की हो गई, नियम के अनुसार पूर्ति बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि भविष्य में वो 50 की भी होगी। मान लो आपने कोई शेयर खरीद रखा है, 10 का लिया था, अब 15 का हो गया, लेकिन आपको लग रहा है वो 50 का भी होगा, आप बेच दोगे या रखोगे? ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे उम्मीद है कि 50 का होगा तो मैं रखूंगा, मतलब कीमत के बढ़ने के बाद भी मैंने पूर्ति नहीं बढ़ाई, क्योंकि मुझे क्या उम्मीद थी कि भविष्य में कीमत और बढ़ सकती है। तो पहला अपवाद का पहला कारण। दूसरा, कृषि वस्तु। बेटा बताओ, कुछ चीजें ऐसी है जो मशीन से नहीं बनती, खेती होती है, एग्जाम्पल प्याज। अब मान लो प्याज के रेट बढ़ के 150 रुपए हो गए, ठीक है, तो अब सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा होने से, मौसम खराब रहने से प्याज की ज्यादा खेती नहीं हुई। मान लो खेती हुई नहीं, अब मशीन में तो बना नहीं सकते, अब कीमत चाहे 150 हो गई तो भी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इस बार उसकी खेती ही नहीं हुई, तो कीमत बढ़ने पर भी सप्लाई नहीं बढ़ा, पूर्ति का नियम फिर फेल हो गया। यहां पे भी फेल हो गया था, कीमत बढ़ गई लेकिन उम्मीद थी कि और बढ़ेगा, तो हमने नहीं बेचा, नियम फेल। ठीक है, कीमत बढ़ गई लेकिन खेती नहीं हुई, है ही नहीं सप्लाई करने को, नियम फेल। अच्छा, नाशवान वस्तु। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके खराब होने के चांसेस है, अब आप बताओ कोई चीज जिसके खराब होने के चांसेस है, आज वो 10 रुपए की है, लेकिन आपको लगता है कि कल वो 20 की भी होगी, महंगी भी हो जाएगी, लेकिन वो कल तक खराब हो जाएगी, क्या करोगे? इंतजार करोगे कि मैं खराब कर लेता हूं, जब खराब हो जाएगी तो फिर ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए जो भी कीमत है बेच बाच के खत्म करो फटाफट। ठीक है, तो जब खराब होने वाली कोई चीज होती है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जैसे वेजिटेबल सब्जियां हो गई, तो उन सारी चीजों पे पूर्ति के नियम का इंतजार मत करो, फटाफट बेच के खत्म करो वरना खराब हो जाएगा। अगला, दुर्लभ वस्तु। बेटा अगर कोई ऐसी चीज है जो दुर्लभ है, रेयर आर्टिकल, जो आसानी से मिलता ही नहीं है, जैसे बचपन में ऐसा होता था, मान लो कोई चीज है जो हमारे 10 बच्चों के ग्रुप में एक ही के पास है, अब सिर्फ उसी के पास है, अब हम उसे कितना भी लालच दे रहे हैं वो हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि जब कोई चीज रेयर होती है, दुर्लभ होती है, तो हर बंदा चाहता है वो चीज मेरे पास ही रहे, फिर आप उसे कितना भी लालच दो वो आपको नहीं बेचेगा, कितनी भी कीमत बढ़ जाए वो पूर्ति नहीं करेगा, तो दुर्लभ वस्तुओं में हम पूर्ति के नियम को तोड़ देते हैं। पिछड़े हुए देश, बेटा बैकवर्ड कंट्री, इन देशों में सरकार की कोशिश लोगों का कल्याण होती है, ना कि लाभ कमाना, है ना, तो ऐसे देशों में कम कीमत पर भी सरकार चीजों की पूर्ति करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहां पर भी पूर्ति का नियम टूट जाता है। तो बच्चों, ये पूर्ति सप्लाई का एक पार्ट हम आपके लिए लेके आए थे, एक पार्ट में और आएगा सप्लाई, जिसमें हम सप्लाई को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई भी शिकायत, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में बता दो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपकी हर एक बात मैं और रोशन भैया पढ़ रहे हैं, और जब आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आएगी तो उसमें सबको हम कवर कर देंगे, अगर कोई भी समस्या आपकी रह जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्त लोगों को खूब शेयर करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो। जय श्री राम।